आज के इस लेक्चर में हमें बात करनी है सामाजिक संरचना के प्रमुख रूप और सामाजिक संरचना के स्तर, और उसके साथ ही हम बात कर सकते हैं प्रकार्य की, चूँकि संरचना के साथ प्रकार्य जुड़ा रहता है। जिस तरह से परिस्थिति के साथ भूमिका जुड़ी रहती है, वैसे ही किसी भी संरचना को अर्थ प्रदान उसके प्रकार्य ही करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक संरचना के रूप या प्रकार कौन कौन से हैं। टालकट पार्सन्स ने अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में सामाजिक मूल्यों के आधार पर सामाजिक संरचना के प्रकारों को स्पष्ट किया है। टालकट पार्सन्स अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में सामाजिक मूल्यों के 4 प्रकारों की बात करते हैं। वे ये कहते हैं कि समाज में 4 प्रकार के सामाजिक मूल्य पाए जाते हैं। ये 4 प्रकार के सामाजिक मूल्य कौन कौन से हैं? सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, विशिष्ट सामाजिक मूल्य, अर्जित सामाजिक मूल्य और प्रदत्त सामाजिक मूल्य। कौन कौन से बताए उन्होंने? सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, विशिष्ट सामाजिक मूल्य, अर्जित सामाजिक मूल्य, प्रदत्त सामाजिक मूल्य। ये कौन कौन से हैं? सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य वे सामाजिक मूल्य हैं जो संपूर्ण समाज में फैले हुए होते हैं और सभी लोगों पर लागू होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि सभी को सच्चाई से और ईमानदारी से व्यवहार करना चाहिए, तो ये सच्चाई है, ईमानदारी है, पारदर्शिता है, सहिष्णुता है, कमज़ोर के प्रति दया करना है, सहयोग की भावना है। ये सारे सार्वभौमिक मूल्यों की श्रेणी में आते हैं। दूसरे हैं विशिष्ट मूल्य। विशिष्ट मूल्य वे मूल्य होते हैं जो किसी समाज विशेष तक या लोगों के किसी समूह विशेष तक ही लागू होते हैं, उन्हीं में फैले हुए होते हैं। जैसे विवाह की बात हम करें, मुस्लिम समाज में विवाह एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये मूल्य है। जबकि हिंदू सोशल सिस्टम में विवाह को एक संस्कार माना गया है और 7 जन्मों के साथ की परिकल्पना की गई है, जिसको कि तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे ही हम बात करें कि पतिव्रता का जो आदर्श है वो हिंदू विवाह में पाया जाता है। तो ये एक विशेष समाज तक ही फैला हुआ मूल्य है, तो इनको हम कहेंगे विशिष्ट सामाजिक मूल्य। तीसरा जो मूल्य उन्होंने बताया था वो था अर्जित सामाजिक मूल्य। ये व्यक्ति से संबंधित है। व्यक्ति ने अपने प्रयत्नों से जिसको प्राप्त किया है वो अर्जित सामाजिक मूल्य है। जैसे विद्यार्थियों को मेहनत करके ईमानदारी से परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर लिख के अच्छे अंक प्राप्त करने चाहिए। ये केवल उन्हीं पर लागू होता है जो पढ़ते हैं, जो विद्यार्थी हैं। और विद्यार्थी कौन बने हैं? अपनी इच्छा से। ये जो हैसियत है विद्यार्थी, वो विद्यार्थी की हैसियत अर्जित है। अपनी योग्यता, क्षमता या किसी महाविद्यालय या संस्था के नियम शर्तों को पूरा करते हुए जिन छात्रों ने प्राप्त किए है विद्यार्थी होने की, उन्हीं पर ये मूल्य लागू होता है। तो इसको हम कहेंगे अर्जित सामाजिक मूल्य। फिर प्रदत्त सामाजिक मूल्य, ऐसे मूल्य जो किसी समाज, संस्था, समिति का सदस्य होने के नाते, पहले हमने बात करी थी संस्थाओं के सदस्य नहीं होते, समितियों के सदस्य होते हैं। तो इसीलिए आज हम यहाँ बात करेंगे कि समाज, समिति या समूह का सदस्य होने के नाते जो मूल्य उनको जन्म एवं परंपरा से ही मिल जाते हैं, उनको हम प्रदत्त सामाजिक मूल्य कहते हैं। माता पिता का आदेश मानना चाहिए, छोटे भाई बहनों
के साथ हिंसात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये कौन से मूल्य हो गए? प्रदत्त सामाजिक मूल्य हो गए। तो इन मूल्यों के आधार पर 4 प्रकार की सामाजिक संरचनाओं की बात करी है टालकट पार्सन्स ने। ठीक है, ये कौन कौन सी हैं? पहली होगी सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, और दूसरा सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान। सार्वजनिक जीवन में समाज द्वारा प्रदत्त किए गए प्रतिमान सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान कहलाते हैं, जैसे जो भी आदर्श और कर्तव्य होते हैं वो सारे। फिर दूसरा है सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान। सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति ने जो कुछ अर्जित किया है वो सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान कहलाएंगे। जैसे पूंजीवादी समाज में संपत्ति के संचय व अर्जन को अधिक महत्व दिया जाता है, तो ये अर्जित है। तीसरा होगा विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान, और चौथा होगा विशिष्ट अर्जित प्रतिमान। ठीक है, तो विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान समुदायों में रक्त संबंधों के आधार पर जो संबंध बने हैं और उसी के आधार पर जो ढांचा बना है समाज का, वो प्रदत्त प्रतिमान है। नातेदारी की व्यवस्था, रक्त संबंध, ये सारे जिनमें नैतिकता की बात है, आदर्शों की बात है, कार्यों को करने की बात है, ये सारे जो व्यक्तिगत गुणों को जिसमें महत्व दिया जाता है। विशिष्ट अर्जित प्रतिमान, इसमें जो विशिष्ट मूल्य हैं जैसे परिवार के, गोत्र के, वंश के, ये सारे प्रतिमान इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये 4 प्रकार की सामाजिक संरचना की बात टालकट पार्सन्स के ने जो 4 तरह के सामाजिक मूल्य बताए थे उनके आधार पर की जा सकती है। अब हम बात करेंगे सामाजिक संरचना के स्तर। हैरी एम जॉनसन ने सोशियोलॉजी ए सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन नामक पुस्तक में 2 स्तरों की बात करी है सामाजिक संरचना के। सामाजिक संरचना के कितने स्तरों की बात करी है? 2 स्तरों की। एक स्तर का नाम है प्रकार्यात्मक उपप्रणाली और दूसरे स्तर का नाम है संरचनात्मक उपप्रणाली। सामाजिक संरचना के 2 स्तर हैं हैरी एम जॉनसन के अनुसार। पहले स्तर को हम कहेंगे प्रकार्यात्मक उपप्रणाली और दूसरे स्तर को हम कहेंगे संरचनात्मक उपप्रणाली। प्रकार्यात्मक उपप्रणाली क्या है? प्रकार्यात्मक उपप्रणाली सामाजिक संरचना का वह स्तर है जिसमें समाज अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए समस्याओं का निवारण करता है या फिर आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसमें जैसे सामाजिक प्रतिमान हैं, व्यवहार के सोशल पैटर्न्स हैं, उनको बनाए रखना, समाज में जो जितने तनाव या स्ट्रेस के जो आते हैं, टेंशन के क्षण आते हैं, उनका प्रबंधन करना, टेंशन मैनेजमेंट, उनको दूर करना, अनुकूलन, उद्देश्यों की प्राप्ति, एकीकरण, ये सब प्रकार्यात्मक उपप्रणालियों के अंतर्गत आते हैं। ऐसा नहीं होता है अगर किसी समाज में अनुकूलन की समस्या आ गई, किसी समाज के कोई उद्देश्य ही नहीं है तो लोग काम कैसे करेंगे, एकीकरण की समस्या है तो समाज कैसे अस्तित्व बना के रखेगा। तो समाज के अस्तित्व के लिए जो जरूरी उपप्रणालियां हैं या ऐसी उपप्रणालियां जो समाज के अस्तित्व को बनाए रखती हैं और समाज के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, वे प्रकार्यात्मक उपप्रणालियां कहलाती हैं। इसमें समाज में उत्पन्न तनावों का प्रबंधन करना, समाज में व्यवहार के प्रतिमानों की व्यवस्था करना, उद्देश्यों की पूर्ति और सामाजिक एकीकरण प्रमुख है। दूसरा है संरचनात्मक प्रणालियां, संरचनात्मक उपप्रणालियां हैं।
स्ट्रक्चरल सब सिस्टम्स। पहला था फंक्शनल सब सिस्टम और दूसरा है स्ट्रक्चरल सब सिस्टम। पहले भी अपन ने बात करी थी कि किसी भी संरचना को अर्थ प्रदान करता है उस संरचना के उपयोगी कार्य, जिनको हम प्रकार्य कहते हैं। तो जो प्रकार्यात्मक उपप्रणाली है वो प्रकार्यात्मक उपप्रणाली संरचनात्मक उपप्रणाली के साथ ही काम करती है। प्रकार्यात्मक उपप्रणाली अमूर्त होती है, जबकि संरचनात्मक उपप्रणाली मूर्त समूहों से बनी हुई होती है। जैसे नातेदारी, तंत्र, परिवार, गोत्र, वंश समूह है, जाति समूह है, या जैसे मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, शिक्षा की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, ये सब संरचनात्मक उपप्रणालियां हैं। तो ये संरचनात्मक उपप्रणालियां मूर्त होती हैं और वास्तविक होती हैं। इन्हीं के साथ प्रकार्यात्मक उपप्रणालियां काम करती हैं। प्रत्येक संरचनात्मक उपप्रणाली की प्रकार्यात्मक उपप्रणालियां होती हैं। शिक्षा में जो कार्य होते हैं वो प्रकार्यात्मक उपप्रणाली का हिस्सा हो गए। आर्थिक जो भी संस्थाएं हैं उनमें जो कार्य होते हैं वो आर्थिक उपसंरचना के प्रकार्यात्मक उपप्रणाली हो गए। तो इस हिसाब से हम कहते हैं कि समाज में दो तरह की उपप्रणालियां या संरचना के दो स्तर हैं, एक प्रकार्यात्मक है और दूसरा संरचनात्मक है। नया एक अवधारणा सामने आई है इसमें सामाजिक संरचना में, और वो है प्रकार्य की, कि प्रकार्य क्या है, फंक्शन क्या है। तो फंक्शन को वैसे तो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि संरचना की बात करते हैं तो हमें प्रकार्य भी समझना चाहिए। आपको ध्यान होगा प्रारंभ में अपने बात करी थी शरीर की संरचना की। शरीर में हाथ हैं, पाँव हैं, नाक है, कान है, पेट है, हृदय है, फेफड़े हैं, ये सब अंग हैं। इन सब के अपने अपने कार्य हैं और ये कार्य सब एक दूसरे के संदर्भ में करते हैं, एक दूसरे के साथ अनुकूलन करते हुए अपना कार्य करते हैं। तो इनके कार्यों को ही इनका प्रकार्य कहा जाता है। वैसे ही समाज के अंग हैं और समाज के अंगों के अपने अपने कार्य हैं और ये कार्य भी एक दूसरे के संदर्भ में पूरे होते हैं। समाज के विभिन्न अंग एक दूसरे से अनुकूलन करते हैं, अनुकूलन करते हुए अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। इसलिए हम उनको समाज के विभिन्न अंगों के प्रकार्य कहेंगे। और अगर आगे इसको स्पष्ट करना चाहें तो हम रेडक्लिफ ब्राउन की परिभाषा जो उन्होंने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी में दी है, रेडक्लिफ ब्राउन की पुस्तक का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन प्रिमिटिव सोसाइटी। वे ये कहते हैं किसी सामाजिक इकाई का प्रकार्य उस इकाई का वह योगदान है जो वह सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के रूप में सामाजिक जीवन को देती है। तो क्रियाशीलता की बात करें हम, गतिशीलता की हम बात करें, प्रकार्य किसी भी इकाई को गतिशील बनाकर उसको अर्थ प्रदान करता है। ये प्रकार्य की परिभाषा रेडक्लिफ ब्राउन के संदर्भ में हम कह सकते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन इसी पुस्तक में स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन प्रिमिटिव सोसाइटी में आगे लिखते हैं कि प्रकार्य एक आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है जिसका कि वह एक भाग है। मर्टन सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में कहते हैं प्रकार्य वे अवलोकित परिणाम हैं जो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन एवं सामंजस्य को बढ़ाने वाले अवलोकित परिणामों को प्रकार्य कहते हैं। तो जो हम देखते हैं समाज में
संस्थाएं एक दूसरे से अनुकूलन कैसे स्थापित करती हैं, किस तरह से काम करते हुए वे एक दूसरे के अनुकूल बनती हैं, कैसे सामंजस्य बैठाती हैं, उन्हीं को हम प्रकार्य कहते हैं। तो इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हुआ और आपका समाजशास्त्र का पहला प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के सिद्धांत संपन्न हुआ। अगली वर्चुअल लेक्चर में अब हम सेकंड पेपर को स्टार्ट करेंगे, सोसाइटी इन इंडिया, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।